वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ध्रुवण की विधियों की, जिसके अंतर्गत हमने समझा था कि द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होता है। आज अपने बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है, कौन सा उपकरण है जो द्वि अपवर्तन की प्रक्रिया पे आधारित होगा। मतलब अपने बात करेंगे निकोल प्रिज्म की। तो निकोल प्रिज्म एक ऐसी व्यवस्था होती है जो द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसके सिद्धांत की यदि अपने बात करें तो इसका सिद्धांत है वो क्या बन जाएगा, द्वि अपवर्तन। एक्चुअल में ये निकोल प्रिज्म होता क्या है? निकोल प्रिज्म एक ऐसे पदार्थ से बनी होती है जो द्वि अपवर्तन की परिघटना को जन्म दे सके। मतलब कि या तो ये कैल्साइट क्रिस्टल से बनी होगी या आइसलैंड स्पार से बनी होगी। मतलब निकोल प्रिज्म जो होता है ना, वो कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है। और ये क्या करेगा, ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। तो निकोल प्रिज्म वह व्यवस्था होती है जो कैल्साइट क्रिस्टल से बनी होती है और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने का कार्य करती है, और यह द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। ओके, द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि निकोल प्रिज्म पे, जो कि कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ है, सिंपल एक कांच का टुकड़ा है, इसके ऊपर जब भी अध्रुवित प्रकाश का आपतन करवाया जाएगा तो हमें जो अपवर्तित किरणें मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। उनके नाम भी ई किरण और ओ किरण होंगे, जिसमें से हम ओ किरण का अवशोषण कर लेंगे और किस प्रकार से क्या व्यवस्था रहने वाली है उसकी आज अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने निकोल प्रिज्म की संरचना की बात कर लेते हैं कि निकोल प्रिज्म की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। निकोल प्रिज्म की संरचना में कैल्साइट क्रिस्टल का एक ग्लास होता है, कैल्साइट क्रिस्टल कांच का टुकड़ा होगा एक, और ये कुछ इस प्रकार से लिया जाता है कि इस कांच के टुकड़े की जो लंबाई होगी वो चौड़ाई की तुलना में 3 गुना बड़ी हो। कुछ ऐसी व्यवस्था, सपोज दैट ऐसा कुछ सिस्टम है। तो यहाँ पे इसके लिए जो लंबाई आप काउंट करोगे वो चौड़ाई की तुलना में कितनी होगी, 3 गुना। यदि इसकी चौड़ाई 1 मीटर है तो लंबाई 3 मीटर होगी। यदि इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो लंबाई इसकी कितनी बन जाएगी, 6 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब इसको अपने, ये तो सिंपल एक कांच का टुकड़ा है, इसको अपने इस प्रकार से फलकों को घिसेंगे या काटेंगे कि जहां पहले द्वि अपवर्तन का सिद्धांत हमने समझा था, जहां पे हमने एंगल 71 डिग्री और 109 डिग्री लिए थे, तो उस व्यवस्था को अपने इस प्रकार से काटेंगे या घिसेंगे कि इसके जो एंगल हैं वो 71 की बजाय तो 68 बन जाए और 109 की बजाय 112 बन जाए। यानी कि इनका योग है वो अब भी 180 डिग्री ही रहना है। ओके, तो इसको इस प्रकार से हमने घिस लिया या काट लिया तो ऐसी संरचना हमें देखने को मिलेगी। ये हो गया अपने एक निकोल प्रिज्म, और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा बच्चों वो तो होगा 168 डिग्री, और ये जो एंगल बनेगा बच्चों वो होगा 112 डिग्री। ऐसा यहाँ पे कुछ सिस्टम बन चुका है। तो सिंपल यहाँ पे ये जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है, ये है कैल्साइट क्रिस्टल। लंबाई चौड़ाई की 3 गुना हो गई है, एंगल है वो 68 डिग्री और 112 डिग्री हो चुके हैं। अब अपने क्या करेंगे कि इस पूरी की पूरी संरचना को, यानी कि हमें लगभग ये समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा है, इसको अपने विकिरणवत काटेंगे। किस प्रकार से विकिरणवत इसको डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसे। इसको हमने विकिरणवत काट लिया, यानी कि इसके 2 भाग बना दिए। अब 2 कटे हुए भाग, एक भाग तो ये होगा, एक भाग ये होगा। इन दोनों कटे हुए भाग को हमें वापस जोड़ना है कनाडा बाल्सम सीमेंट से। तो इस कटे हुए भाग को अपने वापस जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ेंगे किससे, कनाडा बाल्सम सीमेंट से इसको वापस जोड़ेंगे। लो जी, वापस जोड़ दिया। ये कौन सी सीमेंट है, कनाडा बाल्सम
सीमेंट। अब क्या होगा, वापिस संयोजन हमें प्राप्त हो गया। अब हमें इसकी जो ऊपर नीचे की सतह जो होंगी उनके ऊपर काला ब्लैक कलर कर देना, यानी कि काली पट्टी का या काली चादर इसके ऊपर लगा देनी है। ब्लैक कलर इसके ऊपर हमें अध्यारोपित कर देना है, यानी कि लेपित कर देना है। ऐसा होने पर अब हमें इसके ऊपर सिंपल प्रकाश किरण का आपतन करवाना है। तो ये जो आपको व्यवस्था नजर आ रही है, ये व्यवस्था सिंपल किसकी व्यवस्था हो जाएगी, निकोल प्रिज्म की व्यवस्था हो जाएगी। अब ये काम कैसे करेगा, इसकी क्रियाविधि क्या होगी, इसकी क्रियाविधि को अपने सिंपल से शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर प्रकाश का आपतन करवाओगे और वो प्रकाश होगा वो अध्रुवित प्रकाश के रूप में होगा। कुछ ऐसी व्यवस्था जैसे कि ये आपतित प्रकाश है, तो ये आपतित प्रकाश किस प्रकाश की फॉर्म में है, अध्रुवित प्रकाश की फॉर्म में है। कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपतित अध्रुवित प्रकाश। ओके, अब मैं आपको ध्रुवण से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि ध्रुवण जो होता है वो केवल उन्हीं तरंगों का होता है जो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ। अब प्रकृति के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तो अनुप्रस्थ होती है और एक अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। इसके अलावा जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो भी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो प्रकाश का ध्रुवण संभव हो पाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवण संभव हो पाएगा, लेकिन ध्वनि तरंगों का ध्रुवण संभव नहीं होता, क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, इसीलिए उनका ध्रुवण संभव नहीं हो पाता। तो ध्यान रखना, कोई हमें ये बोल दे कि उन दो तरंगों के नाम बताइए जिनका ध्रुवण संभव होता है, तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश का ध्रुवण संभव है और विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवण संभव है। या फिर हमें कोई ये बोल दे कि प्रकाश तरंगों का ध्रुवण संभव है जबकि ध्वनि तरंगों का ध्रुवण संभव नहीं है, क्यों, तो इसका आंसर क्या होगा कि ध्रुवण केवल उन्हीं तरंगों का होता है जिनकी अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, परंतु ध्वनि तरंगों की अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, अतः इनका ध्रुवण संभव नहीं हो पाता, और प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अतः उनका ध्रुवण संभव होता है। चलिए भाई, अभी हमने क्या किया, प्रकाश का आपतन करवा दिया, और वो भी कौन सा, अध्रुवित प्रकाश। अब यहाँ पे ये है कैल्साइट क्रिस्टल। तो यहाँ से दो तरंगे यानी कि दो अपवर्तित किरणें हमें मिलेंगी। एक अपवर्तित किरण बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ये जो किरण होगी इसका नाम क्या होगा, इस किरण का नाम होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओ किरण, जिसको अपने बोल देंगे। दूसरे किरण का यहाँ से अपवर्तन होगा, कुछ इस प्रकार से मान लो, ऐसे। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा जी ओ किरण। ठीक है, ओके। इन दोनों तरंगों या किरणों के पास में यहाँ पे दो घटक थे, प्रत्येक के पास एक एक घटक विद्यमान होगा। जैसे कि ई किरण के पास ये घटक मान लिया गया, ऐसा कुछ हो गया, और इसके पास में ये घटक विद्यमान हो गया। ऐसा कुछ सिस्टम बना है। ओके, अब क्या होगा कि ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है, ये कैल्साइट क्रिस्टल इन दोनों तरंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करेगा। साथ में कनाडा बाल्सम सीमेंट का भी अपना एक अपवर्तनांक होगा। तो कनाडा बाल्सम सीमेंट का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, वो होता है 1.55। ये अपवर्तनांक चाहे ओ किरण हो चाहे ए किरण हो, दोनों के लिए इक्वल होगा, समान होगा। अब ये जो अपने को क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, जो कैल्साइट क्रिस्टल है, वो इस ई किरण के लिए अलग अपवर्तनांक रिप्रेजेंट करने वाला है और ओ किरण के लिए अलग अपवर्तनांक रिप्रेजेंट करने वाला है। यदि मैं बात करूं ई किरण की, तो ई किरण के लिए बच्चों इसका अपवर्तनांक होता है 1.65। ओके, और ओ किरण के लिए यदि अपने अपवर्तनांक की बात करें तो ओ किरण के लिए इसका
ई किरण के लिए इसका अपूर्णांक होगा 1.45 और ओ किरण के लिए इसका अपूर्णांक होगा 1.65। ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पे हमने 3 अपूर्णांक रिप्रेजेंट किए हैं। पहला कनाडा बाल्सम सीमेंट जो कि ई किरण और ओ किरण के लिए 1.55 इक्वल अपूर्णांक रिप्रेजेंट करेगी। कैल्साइट क्रिस्टल जो ई किरण के लिए 1.45 अपूर्णांक प्रदर्शित करता है और ओ किरण के लिए अपूर्णांक 1.65 प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या होगा, जो ई किरण है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल ये अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगी और निर्गत हो जाएगी। और ये जो निर्गत होने वाला प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित, आप कह सकते हो समतल ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ओ किरण के साथ में क्या होगा, ओ किरण अभी कैल्साइट क्रिस्टल में गति कर रही है, अपवर्तनांक इसका 1.65 है। जैसे ही वो कनाडा बाल्सम सीमेंट से टकराती है ये तो अपवर्तन के नियमों का पालन करेगी और यहाँ पे यदि मैं एक अभिलंब खींचूँ तो अभिलंब इस प्रकार से बनेगा और आपतन कोण यदि क्रांति कोण से ज़्यादा बन जाए, आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा बन जाए तो ये प्रकाश किरण क्या होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहेगी, मतलब क्रिस्टल से कनाडा बाल्सम सीमेंट में जाना चाहेगी। क्रिस्टल का अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया, सीमेंट का अपवर्तनांक कम हो गया, यानी कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा है। तो ये दोनों शर्तें TIR की होती हैं जो कि यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं और इस प्रकाश किरण का बच्चों यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR हो जाता है। और इस प्रकाश किरण को जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो रही है उस प्रकाश किरण को इस निकोल प्रिज्म के किनारों पे जो ब्लैक पट्टिका हमने लगाई थी, ब्लैक कलर हमने लेपित किया था, उसके द्वारा इस प्रकाश किरण को अवशोषित कर लिया जाता है। जबकि इस ई किरण को यहाँ से पारगमित यानी कि निर्गत होने दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ओ किरण हो जाएगी, जो नॉर्मल किरण है, अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, उस किरण का यहाँ पे अवशोषण कर लिया जाता है। जबकि दूसरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, उस किरण को यहाँ से पारगमित होने दिया जाता है। तो ये कंप्लीट व्यवस्था जिसके द्वारा हमें किस प्रकार का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, निर्गत होने वाला प्रकाश हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। हमने आपतन कौन से प्रकाश का करवाया था, अध्रुवित प्रकाश का, और निर्गत कौन सा हुआ, समतल ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है वो होती है बच्चों निकोल प्रिज्म की। तो निकोल प्रिज्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ जाए। तो इसमें क्या करोगे, निकोल प्रिज्म क्या होता है या इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, इसका सिद्धांत पूछा जा सकता है या इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, या फिर इसके अंदर जो प्रकाश तरंगे हैं वो अलग अलग अपवर्तनांक के लिए यहाँ पे डिपेंड हो रहे हैं, यानी कि क्रिस्टल है वो अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करेगा इन किरणों के लिए। कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक कितना होगा, या फिर ये जो सिस्टम बना हुआ है एंगल वगैरह कितने डिग्री होते हैं, प्रत्येक चीज़ को आप एक एक शब्द को अच्छे से याद करोगे, हो सकता है इनके बीच में से भी 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। तो ये व्यवस्था थी बच्चों निकोल प्रिज्म की। अब अपन बात करने वाले नेक्स्ट विधि की जो कि होगा द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण कैसे होगा। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। ये द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण कैसे होगा, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चलेगा कि द्विवर्णता, वर्ण का मतलब यहाँ पे कलर होगा, इसमें भी अपवर्तित किरणें यानी कि एक प्रकार का पदार्थ होगा जिसपे हम एक अध्रुवित प्रकाश का आपतन करवाएंगे तो 2 अपवर्तित किरणें प्राप्त होंगी, दोनों का कलर के अनुसार इसमें काम होने वाला है। मतलब कि एक ऐसा पदार्थ है जो द्विवर्णता को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 2 अपवर्तित किरणें हमें प्रदान करेगा, और वो हो सकता है कौन सा, वो हो सकता है टूरमेलिन क्रिस्टल। कौन सा, टूरमेलिन क्रिस्टल, या फिर कुनेन के आयोडो सल्फेट के कण, आयोडो सल्फेट के कण, या फिर कुनेन की बजाय यहाँ पे हो सकता है हार्पेथाइट के आयोडो सल्फेट के कण। तो टूरमेलिन क्रिस्टल हो या फिर कुनेन या हार्पेथाइट के आयोडो सल्फेट के कण हो, इनके द्वारा भी द्विवर्णता रिप्रेजेंट होती है, यानी कि प्रकाश किरण 2 प्रकाश किरणों का 2 अपवर्तित किरणें हमें प्राप्त होती हैं। तो इसमें एक्चुअल में होगा क्या, जब अपने इस टूरमेलिन क्रिस्टल है, सपोज दैट ये टूरमेलिन क्रिस्टल ले लिया, इसके ऊपर जब अपने प्रकाश किरण का आपतन करवाएंगे तो एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो आपतित प्रकाश किरण होगी, जो कि अध्रुवित प्रकाश होगा, वो 2 अपवर्तित किरणों में डिवाइड होने वाला है। 2 अपवर्तित किरणें हमें प्राप्त होंगी।
दोनों ही किरणों में से एक किरण को वर्णात्मक रूप से अवशोषित कर लिया जाएगा, यानी कि कलर के आधार पर उसका अवशोषण हो जाएगा, और दूसरी एक प्रकाश किरण को पारगमित होने दिया जाएगा। और इस प्रकार की व्यवस्था के लिए हम अपने एक ऐसा व्यवस्था काम में लेते हैं जो द्विवर्णता के सिद्धांत पे काम करती है, उसे अपने पोलराइड बोलते हैं। और ये जो द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण होता है, ये द्विवर्णता का गुण कुछ कार्बनिक पदार्थों में भी होता है, जैसे हमने बात की कुनेन के हाइड्रोसल्फेट के कण हो गए या अर्पेथाइट के हाइड्रोसल्फेट के कण हो गए, इनमें भी द्विवर्णता का गुण होता है। तो इन कार्बनिक पदार्थों के आधार पर अपने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसे अपने पोलराइड कहते हैं, और उस पोलराइड की सहायता से आप अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हो। और सिद्धांत कौन सा काम आएगा? द्विवर्णता का सिद्धांत काम आएगा। तो सिंपल सी बात होगी, द्विवर्णता में भी दो अपवर्तित किरणें मिलेंगी हमें, और एक किरण का वर्णात्मक अवशोषण हो जाएगा, दूसरी को पारगमित होने दिया जाएगा। उस केस में जो भी पारगमित होने वाला प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये था अपने पास द्विवर्णता द्वारा, और कल इसका जो सिद्धांत पे काम करने वाली युक्ति है पोलराइड, उसकी अपने बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।